हेलो, मैं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सीरीज में हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में बात करी है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, निकाला भी था हमने बताया था कि अगर जैसे मान लेते हैं ये कोई पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर मान लेते हैं अगर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था इक्वल टू आया था, अगर यहाँ मान ले ए है तो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्यू चार्ज के कारण इससे आर डिस्टेंस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकली है ना, और इसकी डायरेक्शन क्या आई थी इस चार्ज से अवे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये सब हमने बात करी थी। ठीक है, ये लेकिन जो फॉर्मूला है ये किसी केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है ना, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले को कूलॉम्स लॉ से निकाला था और कूलॉम्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं चार्ज का। अगर कहीं पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, लगातार चार्ज फैला हुआ है, तो वहां उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। भाई जहां भी चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो होएगा ही, है ना, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो चाहे वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो आज हम बात करते हैं अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो कंटिन्यूअसली तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बात किसकी कर रहे हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अभी जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली तीन तरह का होता है। ठीक है, कौन कौन से, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तीन तरह का, है ना। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एक लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर किसी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना। एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी वॉल्यूम में। तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्चुअली तीन तरह का है। तो पहला होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसी हिसाब से चार्ज की जो डेंसिटी है वो तीन तरह की हो जाती है। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पुराने लेक्चर्स में आप देख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसके कारण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। ठीक है, अच्छा अब एक बात और, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम क्या निकालने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। अच्छा, ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए। एक पार्ट ये कि अगर चार्ज एक लाइन में तो हो लेकिन वो लाइन कर्व हो, और एक लाइन वो स्ट्रेट हो, है ना। तो इसका हम इसको दो पार्ट कर सकते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और एक दूसरा कर देते हैं कर्व्ड लाइन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन हो या कोई रॉड ऐसे मान लो, और इसमें क्या है, चार्ज है, वो रॉड जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, और एक कर्व्ड लाइन हो, मतलब कर्व लाइन का मतलब ऐसे ये कोई ऐसे है ना, कोई कर्व हो, इसमें चार्ज जो है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इसके कारण किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम ये बात करेंगे कि स्ट्रेट लाइन में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो टॉपिक आज का हमारा है, लिख लेते हैं इसको। शुरू करते हैं अपना सुंदर सा टॉपिक। ठीक है, टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर, ठीक है, लीनियर वो भी स्ट्रेट, है ना, केस वन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्ट्रेट लेना हमें ना, कर्व नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं, चलो तो पहला मान लेते हैं कि ये कोई एक पतली सी रॉड है, ये मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से।
रॉड है, इसकी लेंथ काफी ज्यादा है और जो विड्थ है वो बहुत कम है ना। जो लेंथ की कंपैरिजन में जो विड्थ है वो क्या है, नेग्लिजिबल ही है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो एल लेंथ है, ठीक है। और इसमें जो टोटल चार्ज है वो मान लेते हैं क्यू है, और इसमें जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये रॉड है ए बी, इस ए बी के इस दूसरे वाले एंड से, बी वाले एंड से, कहीं से ले सकते हो, मान लो बी एंड से इसकी लाइन में, इसी लाइन के अलोंग, ठीक है, कोई पॉइंट लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर भी हम दो केस बनाएंगे, ठीक है भाई। ये तो है, इसमें भी हमारे पास दो केस बनेंगे। क्या? एक केस ये बनेगा कि हम जब पॉइंट लेंगे वो उसी लाइन के अलोंग ले लें, ठीक है। इसमें भी हम क्या बनाने वाले हैं, केस वन। केस वन में क्या लिख देंगे कि व्हेन पॉइंट जो हो वो जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट इज अलोंग द लाइन, ठीक है। मतलब इधर ही पॉइंट ले लें, ये लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके इधर ही आगे कहीं आगे ले लो या इधर कहीं ले लो। दूसरा केस ये है कि अगर जो पॉइंट है वो उस लाइन के अलाउंग ना हो, मतलब इधर उधर कहीं हो, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो पहला वाला केस रहता है कि अगर जो पॉइंट है वो अलोंग द लाइन, उसी लाइन के आगे हो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस बी पॉइंट से इस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के अलोंग, इस बी पॉइंट से मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, और ये पॉइंट मान लेते हैं ये आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, ठीक है। इस बी पॉइंट से इस रॉड के दूसरे वाले एंड से उसी लाइन के अलोंग आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, और इस पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो ये पहली बात तो लाइन, ये पहली बात तो यू पॉइंट चार्ज है नहीं, है ना। तो पॉइंट चार्ज है नहीं तो हम ये लोग फॉर्मूला जो है E=1/4πε0 डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, है ना। तो क्या करते हैं, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा निकालने का तरीका यूज करते हैं, ठीक है। तरीका यूज करते हैं, क्या करते हैं, इस रॉड की एक एक्सट्रीमली स्मॉल लेंथ लेते हैं डीएल, ठीक है। इसका इस लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया, बोलो तो ये हमने ले ली, इस रॉड की एक्सट्रीमली स्मॉल लेंथ डीएल, ये ले ली। अच्छा, डीएल एक्चुअली बहुत छोटी है, एक डीएल को एक पॉइंट ही मान लो, इतनी छोटी है। हमने भले ही इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, थोड़ा समझने के लिए, लेकिन रियल में डीएल इतना छोटा है कि इसको एक पॉइंट ही कंसीडर कर लो। और अगर डीएल एक पॉइंट हो गया तो इस छोटी सी लेंथ का जो छोटा सा चार्ज होगा वो डी क्यू है, और अगर वो डी क्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस छोटी सी लेंथ डीएल का जो चार्ज है उसको हमने डी क्यू माना है, और डी क्यू को हम क्या मान सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, ठीक है। तो हम इस dq के कारण इस पॉइंट p पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे तो वो हम उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब हम करने के वाले हैं, हम dq यहाँ लेंगे, यहाँ 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 यहाँ, इस रॉड के हर एक पॉइंट पर खूब सारे dq लेते रहेंगे, ऐसे बढ़ते रहेंगे आगे, ठीक है। और इन सभी dq के कारण इस p पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उस सबको अगर हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, इस पूरी रॉड के कारण इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। हाँ, तो वही हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी हम देखो, ये dq लिया हमने, इस dq के कारण इस पॉइंट पर कोई कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो भाई किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर पता करनी है तो उस पॉइंट पर एक प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को रख दे, और फिर देखिए कि उस पर फोर्स, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ना, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये जो dq है ये प्लस में और ये भी प्लस क्यू नॉट है, तो ये dq पे इधर ही तो फोर्स लगाएगा। तो जो इस छोटे से चार्ज dq के कारण जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी de, उसकी डायरेक्शन यही तो होगी, है ना, अवे फ्रॉम द रॉड। ऐसे डी क्यू यहाँ 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 हर जगह डी क्यू लेंगे तो डी तो हर जगह हमेशा इधर ही मिलेगा ना। डी जितने भी डी मिलेंगे उन सबकी डायरेक्शन तो एक ही होगी, तो सिंपली हम इनको क्या कर दे, ऐड कर दे, है ना भाई। डी एक वेक्टर होता है, अगर इन सभी डी की डायरेक्शन अलग अलग होती तो हमें थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा होती, वेक्टर के रूल यूज करने पड़ जाते हैं ना। ये वेक्टर है तो हम इसका वेक्टर सम करेंगे, लेकिन यहाँ पर सभी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो इन सबको नॉर्मली क्या कर दे, ऐड कर दे, है ना। तो ये बात है, तो हम इस डी को निकालते हैं और फिर सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, डी हमें कंटिन्यूअसली मिलेगा ना, डी क्यू को हमें लगातार इधर 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 लेते रहना है, और हमें डी की जो कंटिन्यूअसली वैल्यू मिलती रहेंगी, इंक्रीज हो या डिक्रीज होती हो जो भी है, ठीक है। तो इसका हमें डी की वैल्यू को कंटिन्यूअसली ऐड करना है, लगातार जोड़ना है। और जब भी हमें कंटिन्यूअसली समेशन करना होता है या ऐड करना होता है तो हम किसको याद करते हैं, इंटीग्रेशन को याद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम यही इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो खैर पहले हम डी निकालते हैं, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू extremely small length
स्मॉल लेंथ डीएल, ठीक है, या इसका ऐसे बोल सकते हो इस रॉड का एक एलिमेंट हमने ले लिया डीएल, ठीक है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा छोटा सा वो डी मान लें, और डी इक्वल टू क्या होगा बताओ, तो यहाँ लिख देते हैं डी इक्वल टू आएगा 1/4πε0, ठीक है। एयर है तो k1 हो जाएगा, और हो जाएगा डी क्यू अपॉन, अब जरा एक बात समझो, डी क्यू अपॉन इस डी क्यू से ही तो इस पॉइंट की डिस्टेंस ली जाएगी, तो हमने मान लिया कि इस डी क्यू से इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर x क्या है, x एक वेरिएबल है, x लगातार बदलता रहेगा, क्योंकि डी क्यू में हर जगह लेना है, और अगर हम डी क्यू हर जगह लेंगे तो x का मान लगातार बदलेगा, ठीक है भाई। x की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, r होगी जब डी क्यू यहाँ लोगे, और x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, l प्लस r होगी जब तुम डी क्यू को यहाँ लोगे, ठीक है। तो ये तो किसी एक डी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, तो ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस डी क्यू से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस हमने x मानी है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, इस पी पॉइंट पर। अब क्या करें, अब इसको इंटीग्रेट करें, और क्या करते हैं देखो भाई, इसको इंटीग्रेट करें। अच्छा इंटीग्रेट करने तो जा रहे हैं, चलो देख लें, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी इक्वल टू, अच्छा ये टर्म तो पूरा पूरा कांस्टेंट लिखा है, इसको बाहर कर दो, 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर डी का इंटीग्रेशन सिंपली ई हो जाएगा भाई, सभी डी को हम ऐड करेंगे ना, और ऐड करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने ई मान लिया है, तो इसका इंटीग्रेशन तो सिंपली हमने क्या लिख दिया, ई लिख दिया, ठीक है, इक्वल। यहाँ पर आओ, यहाँ पर थोड़ा सा लिखा 1/4πε0 डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। अब भाई यहाँ पर चार्ज है, ये लेंथ है, ठीक है, यहाँ पर चार्ज की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, वो भी एक्स का करना है, लेंथ का करना है, थोड़ा सा हो नहीं पा रहा है, तो एक काम करें हम, वो इंटीग्रेशन तभी होगा भाई जब एक काम ये करो कि x को q के टर्म में ले आओ, या फिर इस dq को dx के टर्म में ले आओ, है ना, तो इंटीग्रेशन हमें x के रिस्पेक्ट में करना होगा और x का टर्म भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम यही करते हैं, हम इस dq को dx के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, और फिर इसको यहाँ रख देंगे, और फिर इसका इजिली से इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जरा देखो क्या करते हैं यहाँ पे भाई, बात यह है कि इस रॉड की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको हमने लैम्डा माना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो यूनिट लेंथ का जो चार्ज होता है उसी को क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, है ना। तो यूनिट लेंथ का चार्ज मतलब वन लेंथ का जो चार्ज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, या लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। वन लेंथ का चार्ज अगर लैम्डा है, तो जो डीएल छोटी सी लेंथ है उसका चार्ज कोई पूछे कितना होगा, तो सीधे से मल्टीप्लाई कर देंगे, लैम्डा इंटू डीएल, ये होगा। अच्छा इस छोटी सी लेंथ का चार्ज हमने क्या मान के रखा है, dq मान के रखा है, तो यही तो एक्चुअली में किसकी वैल्यू लिखी है, dq की, तो हम dq को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू dl। इस dq की वैल्यू को यहाँ हम रख दें, ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, इसको एक काम करते हैं, इसको मान लेना, इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, और इसको लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ इसको रख दो जरा, यहाँ पर आएगा 1/4πε0 और इंटीग्रेशन करना है, और dq की जगह लैम्डा इंटू डीएल, एक काम करो लैम्डा को बाहर कर लो भाई, लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, हमने माना है कि ये जो रॉड है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब उसकी जो चार्ज की लीनियर चार्ज की जो डेंसिटी है वो हर जगह बराबर है, तो लैम्डा हर जगह बराबर आएगा, तो लैम्डा को भी हम इंटीग्रेशन के बाहर कर सकते हैं, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा पता कितना, डीएल और 1/x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर डीएल हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा भाई। अब यहाँ लिमिट भी लगा दो भाई, लिमिट यहाँ लगा देते हैं, तो लिमिट क्या है हमें ज्यादा देखो, लेंथ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है एक तरह से, तो x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, x की छोटी वैल्यू क्या है, ये है देखो r, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, l प्लस r, ठीक है। तो x की जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू है r, और r से लेके हमें कहाँ तक ऐड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो भाई x की सबसे छोटी वैल्यू ये r है, और सबसे बड़ी वैल्यू l प्लस r है, तो L प्लस R ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो भाई, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो बड़ा सिंपल है, x की पावर -2 और x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये आ जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। अच्छा -2 + 1 मतलब -1, तो आएगा x की पावर -1 अपॉन -1, ठीक है। नीचे वाला -1 को बाहर माइनस लगा दो, ठीक है, और x की पावर जो ऊपर -1 लिखा है उसको नीचे लाओगे तो 1/x हो जाएगा, तो सिंपली देखो क्या हो जाएगा, तो सिंपली जो e की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4πε0 इंटू लैम्डा, और यहाँ हम इंटीग्रेशन करने के बाद लिख देते हैं, माइनस को बाहर करते हैं, है ना, माइनस को बाहर कर दिया, और ये आ जाएगा 1/x आ जाएगा, और जो लिमिट है वो लगा दो कितनी, r से
L प्लस R। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर दो भाई। लिमिट अप्लाई करना बड़ा सिंपल होता है, अपर लिमिट लगाओ माइनस लगाओ लोअर लिमिट लगाओ, है ना। तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, देख लो। तो यहाँ पर अपर लिमिट इक्वल टू, अच्छा एक कहाँ वो करना, पहले अपर लिमिट लगेगी फिर लोअर लिमिट लगेगी, है ना। तो पहले आएगा x की जगह L प्लस R और फिर माइनस लगाएंगे और x की जगह कितना आएगा R आएगा। ठीक है, तो लेकिन एक चीज और है, माइनस का हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है। माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो टर्म है वो आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो जब देखो सॉल्व करते हैं हम जैसे लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई इंटू लेमडा और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, अगर माइनस का मल्टीप्लाई ना करें तो आएगा 1/L प्लस आर माइनस का 1/R, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पलट जाएगा ना, आगे वाला पीछे आ जाएगा, पीछे वाला आगे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/R और माइनस का 1/L प्लस आर, ये आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। मतलब अगर कोई एक पतली सी रॉड है और उस रॉड की लेंथ L है और उसकी एक एंड से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। ठीक है, और यहाँ जो लैम्डा है वो लैम्डा क्या है, इस रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अब बात करते हैं दूसरे केस की, है ना, कि अगर पॉइंट जो है जैसे हमने इस लाइन में लिया था, अब लाइन के अलोंग ना लेके इधर उधर कहीं ले लेना ना, तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको निकालते हैं, जरा देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो केस सेकंड की जरा हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझें सेकंड वाला केस है। हटा देते हैं। चलो केस टू की बात करें। केस टू लिखे व्हेन द पॉइंट इज नॉट along the line, मतलब जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अलोंग वो पॉइंट ना, अलोंग द, ऐसा लिख दो, अलोंग द लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखते हैं भाई, काम करते हैं। अब ये रॉड मान लेते हैं, ये कुछ इस तरह की, ये मान लेते हैं। वैसा ही है भाई, इसमें से ऐसे मान लेती हॉरिजॉन्टल, इसमें वर्टिकल मान लेते, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसमें वही है कि इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से, ये। और अब हमें पॉइंट इधर नहीं लेना, इसकी लाइन के अलावा नहीं लेना, मान लेते हैं पॉइंट यहाँ नहीं ले लिया, मान लेते हैं ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट है। अब इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो L है, टोटल लेंथ, वैसे ही जैसे पहले माना था। ठीक है, और रॉड ये है AB, और इस पॉइंट की इस रॉड से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो A है, ये मान लेते हैं, ये पॉइंट है। ठीक है, अब हमने माना कि इस P पॉइंट से ऊपर वाली जो रॉड का जो एंड है ऊपर वाला, उसका जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को मान लेते हैं कि ये φ1 है, ये एंगल। और जो नीचे वाला जो एंड है, ये जो नीचे वाला एंड है B, इससे इस P पॉइंट का जो एंगल बन रहा है, इसको मान लेते हैं एंगल φ1। ऊपर वाले एंड से इस P पॉइंट का हॉरिजॉन्टल से एंगल है, और जो φ2 है वो हॉरिजॉन्टल से नीचे वाले पॉइंट का एंगल। ठीक है, अब इसके कारण हमें इस P पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो फिर वही काम हमें करना पड़ेगा भाई, क्या काम करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा, कौन सा, कि हम क्या करें, इसका एक एक्सट्रीमली स्मॉल एलिमेंट ले, है ना।
और फिर उसको इंटीग्रेट करें, यहाँ भी वही तरीका है। तो फिर ले लेते हैं भाई, तो हमने माना कि ये इसका एक्सट्रीमली स्मॉल एलिमेंट है, ये मान लेते हैं डीएल। ठीक है, इसके कारण इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो निकालते हैं भाई। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमने मान लिया। ठीक है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डी ऐसे ही तो होगा, ये होगा डी की डायरेक्शन, इस डी क्यू के जस्ट आउटवर्ड होगा, इस डी क्यू के जस्ट दूर होगा, डी क्यू के या बोलो डीएल से। इस छोटी सी लेंथ डीएल का जो चार्ज है वो भी वही डी क्यू मान लो जैसे पहले माना था। ठीक है, तो इस डी क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डी क्यू के जस्ट आउटवर्ड होगा। ठीक है भाई, डीएल इतना छोटा है कि यहाँ भी उसको वही क्या मान लो 1.4 मान लो। ठीक है, तो ये एक्चुअली डी की डायरेक्शन। ठीक है, अब पहले वाले केस में जितने डी मिल रहे थे वो सभी एक ही डायरेक्शन में थे, तो पूरी रॉड के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो सबको सिंपली ऐड कर दिया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है, यहाँ पर अगर तुम डीएल अलग अलग जगह लोगे तो इस डी की डायरेक्शन भी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली ऐड हम नहीं कर सकते, यहाँ पर इतना सिंपल नहीं है कि हम सिंपली इस डी को ऐड करें, है ना। तो हमें यहाँ कुछ करना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इस डी के दो कंपोनेंट कर लिए, एक इधर कर लेते हैं और इधर और एक नीचे कर लेते हैं, ये हमने दो कंपोनेंट। ठीक है, एक हमने कंपोनेंट कर दिया पैरेलल आगे की तरफ और एक नीचे कर दिया, वर्टिकल कर दिया। अच्छा, एक काम और करते हैं भाई, ये जो डायरेक्शन है वो है डी की डायरेक्शन, ये जो एंगल है ये वाला एंगल, इस एंगल को हम कुछ मान लेते हैं फाई। ठीक है, कौन सा एंगल, ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, देखो हाँ ये जो हॉरिजॉन्टल है ये है, इससे ये जो एंगल है ये फाई। अच्छा, अगर ये एंगल फाई है तो ये लाइन ऐसे बढ़ी, ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई हो जाएगा, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षा में ये एंगल भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब इस डी के अगर हम दो कंपोनेंट करें तो ऊपर वाला जो कंपोनेंट ये क्या आएगा, ये आएगा डीई कॉस फाई। देखो जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कॉस होता है, दूसरी तरफ साइन होता है, तो ऊपर आएगा डी कॉस फाई ये वाला और नीचे वाला आएगा डीई साइन फाई। देख लो ये पॉइंट है ना पी, ये पॉइंट है, तो ये एंगल फाई है तो ये वाला हो जाएगा डीई कॉस फाई और ये वाला हो जाएगा डीई साइन फाई। ठीक है, अब ऐसे हमें डीएल यहाँ 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 हर जगह लेने पड़ेंगे। ठीक है, हर जगह डीएल लेंगे तो हर जगह डी मिलेगा अलग अलग डायरेक्शन में, और अगर हर जगह डी मिलेगा तो हर जगह इसके दो कंपोनेंट करेंगे, डी कॉस फाई और डी साइन फाई। अच्छा, डी कॉस फाई और डी साइन फाई जो है ये हर जगह अलग अलग होंगे, है ना। तो अब हम क्या करें, तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम इसके भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो रहे हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट कौन सा है, एक कंपोनेंट ऐसे बोलो कि अलोंग एक्स एक्सिस है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और एक कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है। ठीक है, इस डायग्राम के, और जितने डी होंगे सब में भी यही होगा। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो कि एक कंपोनेंट जो होगा वो इस रॉड के परपेंडिकुलर होगा और एक कंपोनेंट जो होगा वो इस रॉड के पैरेलल होगा, जितने डी मिलेंगे सब में यही होगा, है ना। तो हम एक काम ही करें, हम पहले इन सभी डी का जो टोटल एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है ऐसे वाला, या बोलो तो इस रॉड के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो टोटल निकाल लें। ठीक है, और क्या करें, जो वाई एक्सिस वाले टोटल कंपोनेंट है सबको ऐड करके वो निकाल लें, और फिर हमारे पास जो इतने सारे वेक्टर्स हैं, कौन कौन से इतने सारे वेक्टर भाई, डी के बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, डी कॉस फाई और डी साइन फाई, तो सभी को हमने क्या करें भाई, हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, हम क्या करें कि सभी डी कॉस फाई को ऐड कर दें, तो इस रॉड के कारण जितना टोटल हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या बोलो तो इस रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकल आएगा अगर हम सबको ऐड कर दें। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सभी डी साइन फाई को ऐड कर दें तो क्या आएगा, तो इस रॉड के कारण जितना टोटल पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या बोलो तो वाई एक्सिस के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो वेक्टर हो जाएंगे, एक हो जाएगा ई एक्स और एक हो जाएगा ई वाई। ठीक है भाई, हम क्या करें, इसको ऐसे कर देते हैं, ये है इसको हम एक्स एक्सिस मान रहे हैं और इसको वाई एक्सिस मान रहे हैं।
ठीक है। तो इधर वाला जो आएगा वो EX होगा, इधर वाला जो आएगा वो EY होगा। या ऐसे में लिख सकते हो, EX को तुम E लिख दो परपेंडिकुलर, ऐसा भी कर सकते हो कि EX को हम काम करें लिख दें E परपेंडिकुलर, और EY को हम लिख दें E पैरेलल, है ना, ये भी सही है, चलेगा भाई। पैरेलल किसके, रॉड के पैरेलल, और इस रॉड के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, डी कॉस फाई को इंटीग्रेट कर देंगे ना, और इसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, डी साइन फाई को इंटीग्रेट कर देंगे, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ये आएगा, ठीक है। हाँ, तो फिर मतलब हमें करना क्या, थोड़ा एक स्टेप समझते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करें भाई, सबसे पहला काम हम डी कॉस फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो EX निकलेगा हमारे पास। EX कैसे निकलेगा, EX निकलेगा इंटीग्रेशन करेंगे किसका, डी कॉस फाई, है। इसके बाद जो नीचे वाला कंपोनेंट निकलेगा, है ना, वाई एक्सिस वाला या पहला कंपोनेंट निकलेगा, ये इसको EY मान लें। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस रॉड के कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ये एक्स वाला कंपोनेंट है, और ये वाई वाला कंपोनेंट। ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा इंटीग्रेशन किसका, डी साइन फाई का, यही तो आएगा। और फिर जब EX निकाला है और फिर EY निकाला है और फिर हमें अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा तो हम फिर क्या करेंगे भाई, दो वेक्टर हैं, दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं और उनका हमें रिजल्टेंट चाहिए तो हम वही फॉर्मूला लगाते हैं, R इज इक्वल टू रिजल्टेंट वाला, R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा होता है। तो दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाएगा, तो cos थीटा cos 90 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो E निकलेगा वो अंडर रूट के अंदर निकलेगा EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, ठीक है। अच्छा भाई, सबसे पहले किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। बेसिकली एक अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाते कि हाँ कोई क्वेश्चन करना है, कोई डेरिवेशन करना, तो अच्छा इससे ये निकालेंगे, फिर इससे आएगा, इससे आएगा, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये पहले पूरा माइंडसेट होना चाहिए ना, माइंड में चलना चाहिए। तो वही हम सोच रहे हैं कि भाई EX निकालेंगे इस तरह से, EY निकालेंगे इस तरह से, फिर बाद में क्या बोलते हैं E निकल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा, है ना। अब ये इसको इंटीग्रेट करने के लिए, अच्छा जब EX निकालोगे तो हमें D भी तो चाहिए होगा, D चाहिए होगा, ठीक है, और D हमें यहाँ भी चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम D को यहाँ रखेंगे तभी तो इंटीग्रेशन हो पाएगा इजिली, ठीक है। तो जरा देखते हैं D कितना है, ठीक है, D निकाल, तो सबसे पहले D निकालने के देखते हैं और फिर D को यहाँ रख के इंटीग्रेट करेंगे, आगे करते रहेंगे, देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं भाई, तो निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल लेंथ, वही बात है पूरी, स्मॉल लेंथ डी, ये आ जाएगा DE इक्वल 1/4πε0। भाई D छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0, और क्या आएगा, DQ आएगा, है ना, अपॉन R स्क्वायर होता है। तो एक काम करते हैं भाई, इस डिस्टेंस को हम R मान लेते हैं। इस DE से इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है, सॉरी इस DL से इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या मान रहे हैं, R मान रहे हैं, ठीक है। एक काम और करते हैं, इधर से इस वाले पॉइंट से इस DL की जो डिस्टेंस है इसको हम L मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये मान लेते हैं। इन सबका यूज आगे करेंगे ना, तो समझते हैं भाई। तो ये आ जाएगा, इस DQ से इस पॉइंट की डिस्टेंस R है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, ठीक सही है। अब इस DQ की वैल्यू को यहाँ रखेंगे। अच्छा, इस D की वैल्यू को जब यहाँ रखोगे ना तो फिर एक झंझट हो जाएगा भाई। इस D की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो क्या, देखो समझना बात भाई, यहाँ आएगा DQ, मतलब DQ आएगा तो मतलब Q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, Q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और आ रहा है यहाँ पर 5 नहीं आ रहा भाई। इसको अगर देखें हैं, इसको अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ DQ आ जाएगा। इसका हमें इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, Q के रिस्पेक्ट में। अच्छा, Q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, लेकिन आ तो रहा है 5, और 5 वो भी कांस्टेंट नहीं है, 5 बदलता रहेगा भाई। देखो D को अगर अलग अलग जगह लोगे तो ये 5 चेंज होता रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो R है ये R भी चेंज होता रहेगा, मतलब बड़ा झंझट हो जाएगा भाई। Q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और दो वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक, कौन कौन से, एक तो 5 आ रहा है और एक तो R आ रहा है, ठीक है। तो कुछ करें, है ना, तो फिर वही बात है, तो कुछ करते हैं इसमें भी। इसमें काम करते हैं, अगर हम R को 5 के टर्म में चेंज कर लें और DQ को D5 के टर्म में चेंज कर लें और फिर यहाँ रखें इसको, और cos 5 तो है ही है, तो बड़े इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना
भाई इस डी की वैल्यू हम यहाँ निकाल रहे हैं, अगर यहाँ डी क्यू आर आ गया, इस डी क्यू को हम डी फाई के टर्म में चेंज कर लें और आर को भी किसी तरह फाई के टर्म में चेंज कर लें और फिर यहाँ रख दें, तो हम इजिली इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो निकालते हैं, देखते हैं। आर को पहले हम फाई के टर्म में लाना है, इसके लिए काम कर सकते हैं। ये ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, ये ट्राइंगल दिख रहा है। इस ट्राइंगल में अगर हम cos फाई का फॉर्मूला ही लगा दें, भाई इसको भी हटा देना थोड़ा सा समझने के लिए, बाद में देखते हैं। भाई जो ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में जो नाम है, इसको भी नाम रख लो, इस ट्राइंगल में हम cos फाई का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। ये देखो, ये इस अगर हमें cos फाई लगाए तो cos फाई का बेस अपन हाइपोटेन्यूज मतलब हो जाएगा a अपन r, यही तो आएगा। तो यहाँ से सिंपली हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई a तो कांस्टेंट है ना, ये तो बदलेगा नहीं, तो हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं कितना, a अपॉन cos। ठीक है, इस r की वैल्यू को रख देंगे तो r तो फाई के टर्म में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब dq और बचा, ठीक है, तो dq को भी कुछ करते हैं, देखो जरा भाई, dq के लिए काम करें, dq है क्या, dl लेंथ का जो चार्ज है वो dq है। तो फिर वही बात यहाँ करते हैं भाई, समझना बात को कि यहाँ फिर वही काम करने जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, cos फाई इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं cos फाई इक्वल टू क्या आया, a अपॉन r, तो यहाँ से हमारा आ गया r इज इक्वल टू a अपॉन cos। ठीक, इसका हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब देखो इस पूरी लेंथ का चार्ज क्यों है, ठीक है, इस रॉड में हमने मान लिया कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। ठीक है, अच्छा आप समझना भाई, इसका मतलब ये हुआ कि वन लेंथ का चार्ज कितना है, लैम्डा। अगर वन लेंथ का चार्ज लैम्डा है तो डीएल लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा, डीएल लेंथ का चार्ज, जैसे पहले किया था, डीएल लेंथ का चार्ज होगा लैम्डा इंटू डीएल, और डीएल लेंथ का जो चार्ज है उसी को हमें डीक्यू माना है ना। तो एक्चुअली जो डीक्यू की वैल्यू आई वो आ गई लैम्डा इंटू डीएल, ये डीक्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसको यहाँ रख देंगे भाई, लेकिन अभी भी डीएल जो है वो डी फाई के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है ना। हम लोग को करना क्या है पता है, हम लोग को करना है डीएल को डी फाई के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। अच्छा एक काम करते हैं, जो ट्राइंगल दिखा है, इस ट्राइंगल में तुम tan फाई लगा दो। ठीक है, एक काम भी कर सकते हैं, इस ट्राइंगल में हम tan फाई लगा दें। ठीक है, तो tan फाई इक्वल टू क्या आएगा भाई, देखो L, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L है, ये लेंथ जो है L, भाई ये लेंथ बहुत छोटी है, इसको तो नेगलेक्ट, इसके कंपैरिजन में इसको नेगलेक्ट कर दो। तो ये जो है इस ट्रायंगल लगा रहे हैं, तो tan फाई आएगा L परपेंडिकुलर अपॉन बेस L अपॉन A। तो ये आ गया। अच्छा हम लोग को डीएल लाना है, वो भी डी फाई के टर्म में। एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, यहाँ पर देखो, इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू किसके, फाई, तो ये आएगा tan फाई का, जब डिफरेंशिएशन करोगे तो होता है tan फाई का सेक स्क्वायर फाई। भाई tan थीटा का डिफरेंस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, बराबर ये 1 अपॉन ए तो लिखा रहेगा, और L का हो जाएगा DL अपॉन डी फाई, फाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, तो जो डी फाई, ये जो आएगा DL की वैल्यू, देख लो यहाँ से जो DL की वैल्यू आएगी वो आएगी पता कितना, DL की वैल्यू आएगी a सेक स्क्वायर फाई और डी फाई, ये डी फाई की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये दो वैल्यू यूज करेंगे, देखो R की ये वैल्यू यूज कर लेंगे फाई के टर्म्स में, और DL की ये वैल्यू यूज कर लेंगे फाई के टर्म्स में। तो हमारा DE की जो वैल्यू है वो फाई के टर्म्स में निकल आएगी, और फिर इसके बाद उसको रख देंगे, है ना, इंटीग्रेशन D cos फाई में हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलो निकालते हैं भाई, D इक्वल टू क्या आएगा, D, एक काम करो भाई, ये जो 1/4 पे आप चलो बार बार लिख रहे हो ना, क्या जल्दी काम उसको के लिख देते हैं, बार थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ा, उसको के ही मान लेते हैं, के इनटू DQ की जगह भाई, DQ की हमें वैल्यू लानी है वो भी डी फाई के टर्म में। ठीक है, और R की वैल्यू लानी है वो भी डी फाई के टर्म में। भाई DQ की जगह हम ये रख सकते हैं लैम्डा इंटू DL। ठीक है, और इसके बाद DL की जगह ये रख देंगे। तो एक काम ही कर लो ना, DL की वैल्यू यहीं रख दो, उसके बाद DQ की डायरेक्ट वैल्यू देना। भाई अगर DQ की DL की वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, इसमें, तो पता है DQ कितना आएगा, DQ की वैल्यू हमें डी फाई के टर्म्स में रखनी है, तो यहीं से देख लो क्या आएगी भाई, DQ की जो वैल्यू आएगी, इधर कर दें, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से ये जो वैल्यू है इसको रख देंगे, तो देखो क्या आएगा, जो DQ की वैल्यू आएगी वो आएगी लैम्डा इंटू DL, और DL ये लिखा हुआ है, तो लैम्डा इंटू A और सेक स्क्वायर फाई डी फाई, है ना।
तो इस डी क्यू के हम इस वैल्यू को यहाँ यूज करने वाले हैं और आर की इस वैल्यू को यहाँ यूज करेंगे। देखो डी क्यू की वैल्यू रखो यार लैम्डा इंटू ए और सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव अपॉन आर की वैल्यू रखो, ये आर की वैल्यू है ए अपॉन कॉस फाइव, यहाँ आर स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो पता क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव, यही तो आएगा भाई, कॉस स्क्वायर फाइव सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है। और जब कॉस स्क्वायर फाइव ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, और सेक और कॉस तो अपोजिट होते ही है तो वो आपस में कट जाएंगे, है ना, तो हम इन दोनों को सिंपली काट सकते हैं, ठीक है। तो जरा देखना आएगा क्या, जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी के लैम्डा ए या फिर के ए लैम्डा, ठीक है, और ये तो कट गया है और एक ए से ए भी कट जाएगा, है ना, तो एक ए से हटा दो तो आएगा के लैम्डा अपॉन ए, क्या आया लैम्डा अपॉन ए और इनटू में क्या आया डी फाइव आया, है ना। ये हमारे पास डी की छोटी सी वैल्यू सिंपल सी निकाल है, डी की वैल्यू क्या है के लैम्डा अपॉन ए इंटू डी फाइव, ठीक है। यहाँ पर के तो कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है, इस डी की वैल्यू सिंपली किसके टर्म्स में आ गई है, डी फाइव के टर्म्स में आ गई है। अब हम इजिली इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे भाई, हम ई एक्स और ई वाई निकालेंगे, है ना, और फिर हम उसका इजिली इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं भाई, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं आप लोगों को पहले से पता होगा, हम लोग क्या निकालने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले, वो भी कौन सा, एक्स एक्सिस वाला, या बोले तो इस रॉड के परपेंडिकुलर वाला, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। तो इस सब को हम हटा देते हैं सिंपली, निकालते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू जो अभी निकली है इसको याद रखना है, डी की वैल्यू क्या आई है के लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। अब निकालते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द रॉड या ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और वो भी किसके, इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है, या ऐसे बोला एक्स एक्सिस बोला है ना, तो इसको हम चाहे कुछ भी लिख दें, चाहे तो हम इसको ई परपेंडिकुलर लिख दें या फिर इसको हम ई एक्स लिख दें। ये क्या था, इंटीग्रेशन किसका, डीई कॉस फाइव का इंटीग्रेशन, भाई डी की वैल्यू रख दो, जरा सॉल्व कर लो, तो जो ई एक्स निकलेगा क्या आएगा इंटीग्रेशन, अच्छा बाहर कर लो भाई, है ना, सब कुछ तो बाहर ही हो जाएगा, के लैम्डा ए तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, के लैम्डा अपॉन ए और बचेगा इंटीग्रेशन कॉस फाइव और डी फाइव, ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें इंटीग्रेशन कर सकते हो भाई, सिंपल सा कॉस फाइव का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाइव होता है ना। अब लिमिट लगा देना है, लिमिट लगा देते हैं भाई, फाइव की लिमिट क्या है, फाइव की लिमिट है माइनस फाइव टू से प्लस फाइव, देख लो भाई, फाइव जो है ना ये एंगल था, ये एंगल कहाँ से कहाँ था, ये एंगल इधर पे देखो तो ये एंगल इस लाइन से जो एंगल है वो माइनस फाइव टू है, इस वाले पॉइंट हमें इस वाले पॉइंट निकालना है, तो जो फाइव की लिमिट है वो माइनस फाइव टू से यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से ये एंगल और इसके कम होता गया और लास्ट तक क्या प्लस फाइव, ठीक है। तो यहाँ लिमिट भी लगा दो, माइनस फाइव टू से क्या प्लस फाइव, कॉस फाइव का इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा कितना, साइन फाइव, तो के लैम्डा अपॉन ए और इंटीग्रेशन कर दिया हमने इसका साइन फाइव और लिमिट लगा दो माइनस फाइव टू से फाइव वन। हम जब लिमिट लगाओगे ना अपर लिमिट साइन फाइव वन माइनस लगाओगे और फिर साइन माइनस फाइव, चलो लिमिट लगा देते हैं। तो जो ई एक्स निकला हमारा क्या आया के लैम्डा अपॉन ए और यहाँ पे इस लिमिट लगाओ साइन फाइव वन माइनस का साइन माइनस फाइव, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये टर्म कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो ई एक्स निकला हमारा ये आया कितना के लैम्डा अपॉन ए, के लैम्डा अपॉन ए और ब्रैकेट के अंदर आया साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, ठीक है,
तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इसको हमें बड़ा याद रखना है, या इसको एक्स बोलो या ऐसे बोलो, इसको ई परपेंडिकुलर, मतलब इस रॉड के जो परपेंडिकुलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा टोटल, उस वो जो आएगा वो आएगा के लैम्डा अपॉन ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई। ये बड़ा हमें काम का याद है, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया, ये फॉर्मूले को याद रखो तो अच्छा है भाई। अगर एक काम और कर सकते हैं कि अगर ये रॉड इंफिनिटी लेंथ की हो जाती, अगर ये रॉड इंफिनिटी लेंथ की हो जाती, मतलब बोले तो यहाँ से इसकी लेंथ बढ़ती चली जाए, यहाँ से लेंथ बढ़ती चली जाए, तो उस सिचुएशन में पता है फाई वन 90 हो जाएगा और फाई टू भी 90 हो जाएगा भाई। इस वाले पॉइंट पर ये वैल्यू है फाई वन की, और ऊपर जाओगे तो फाई वन और बढ़ेगा, और ऊपर जाओगे तो फाई वन और बढ़ेगा। इस तरह से अगर ये ऊपर ही जाते रहेगा तो फाई वन बढ़ता रहेगा, लास्ट तक कहाँ पहुंच पाएगा, 90 तक ना। ऐसे नीचे भी फाई टू बढ़ता रहेगा। तो अगर इस रॉड की लेंथ इंफिनिटी हो जाए, ठीक है, तो इसी में हम करते हैं फॉर इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ के लिए फाई वन और फाई टू दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे या पाई बाई टू हो जाएंगे। अगर यहाँ देखोगे साइन 90 प्लस साइन 90 क्या हो जाएगा, 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। तो पता क्या आएगा, तब तो हमारे सिचुएशन समय EX जो निकलेगा वो ये 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन ए, ठीक है। या इसको थोड़ा सा आर के की ज्यादा वैल्यू रख दो, तो EX जो निकलेगा वो पता कितना आएगा, वो आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन, ठीक है। भाई इस फॉर्मूले को हम गॉस थ्योरम में भी आगे यूज प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन्फिनिटी लेंथ का, ठीक है, इन्फिनिटी लॉन्ग अगर कोई चार्ज वायर होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे, वहां पर भी गॉस की थ्योरम का यूज करके बड़ा सिंपल से तुरंत आ जाएगा ना। यहाँ पर ये तरीका थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, ठीक है, वहां पर सिंपल तरीके से निकालेंगे, ये मेथड है इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ने निकाला क्या, ये हमने निकाला है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जैसे बोलो तो इस रॉड के जो परपेंडिकुलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो निकाला है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इस रॉड के पैरेलल वाला कंपोनेंट है ना, तो निकाल देते भाई, इसी में सॉल्व कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ परपेंडिकुलर की जगह क्या कर दें, पैरेलल कर दें, ठीक है। तो इधर क्या लगा दो भाई, पैरेलल लगा दो, यहाँ y लगा दो, यहाँ क्या लगा दो, cos की जगह sin लगा दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, पूरा तो वही है ना भाई, बस cos की जगह sin आ जाएगा, बाकी क्या चेंज होने वाला, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा, ठीक है, तो वही रहेगा, ठीक है। अब sin फाई का यहाँ जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा cos फाई, माइनस में वो भी है ना, तो यहाँ पर माइनस को बाहर कर लेना, तो हो जाएगा cos फाई। अब यहाँ इसकी लिमिट अप्लाई कर देना, ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ हटा दो भाई, पूरा वैसे ही है, अब क्या बताएं, ठीक है। तो क्या आएगा देख लो, इसके जो लिमिट लगाओगे तो आएगा cos फाई वन, ये अपर लिमिट लगी है, और माइनस का cos माइनस फाई टू, ये तो आएगा देख लो। अच्छा, cos माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा, तो ये माइनस ही बना रहेगा ना, ये माइनस बाहर चली रहा है भाई। अपर लिमिट लगाया cos फाई वन, माइनस लगाया और cos माइनस फाई टू, तो cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, तो ये माइनस ही बना रहेगा। इसका अगर माइनस का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, माइनस का अगर हम मल्टी, ये जाएगा ई वाई है ना, ये जो है EX की जगह हो जाएगा ई वाई हो जाएगा, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या है, ये टर्म आगे जाएगा, टर्म बाद में जाएगा, तो कुल मिला के जो EY निकलेगा, जो EY निकलेगा वो क्या निकलेगा देख लो भाई, EY की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी के लैम्डा अपॉन ए, और ब्रैकेट के अंदर cos फाई टू माइनस cos फाई, ठीक है। तो ये आ गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट, कि अगर कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो पॉइंट अगर हम इस तरह से लें तो उसका पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास EY भी निकल आया और EX भी निकल आया, और इसमें भी एक केस सही लगा दें कि अगर फॉर इन्फिनिटी लेंथ तो फाई वन फाई टू 90 हो जाएगा, तो cos 90 कितना होता है भाई, cos 90 0 होता है ना, तो 0 माइनस 0 तो पूरा पूरा 0 ही हो जाएगा, है ना, तो पूरा पूरा 0 हो तो फिर क्या आ जाएगा, 0 होगा। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर आएगा EY बराबर 0। तो अगर इसका, अगर ये इंफिनिटी लेंथ का है, अगर ये इंफिनिटी लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर वहां पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका कोई मतलब नहीं होता, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट या बोले तो ऐसे बोलो कि यहाँ पर पैरेलल कंपोनेंट होगा उस रॉड के, वो होगा नहीं, देखो 0 आ रहा
है ना। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर ये वायर मान लो, ये वायर इन्फिनिटी लेंथ का हो जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो है ना, ऐसे रहेगा। ऐसे वाला कंपोनेंट होगा ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन जो निकलेंगे उससे बिल्कुल सीधे ही निकलेगी, क्योंकि अगर इससे जरा सा भी मुड़ गई ना तब तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक्स वाला भी वाई वाला भी, है ना। तो यहाँ पर क्या जीरो आ रहा है, तो पैरेलल वाला कंपोनेंट है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कि अगर ये कोई एक वायर है या बोलो कोई रॉड है जिसमें चार्ज का लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसके दो, वो जो होता है उसका एक्स कंपोनेंट भी आ गया और वाई कंपोनेंट भी आ गया, या ऐसे बोलो तो इस रॉड के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट भी आ गया और उस रॉड के पैरेलल वाला कंपोनेंट भी आ गया। ठीक है, हाँ एक बात और समझ में, अगर रॉड की लेंथ इनफाइनाइट कर दी जाए या बोले तो बहुत बड़ी कर दी जाए, तो फिर वहां पर केवल और केवल उस रॉड के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ही प्रेजेंट होता है और पैरेलल वाला कंपोनेंट या बोले तो ये ई वाई वाला कंपोनेंट जीरो होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो कोई मिला के हमने ई वाई भी निकाल लिया, ई एक्स भी निकाल लिया, है ना। अब हम चाहे तो ई भी निकाल सकते हैं, सिंपल ही। ठीक है, तो चलो हम ई भी निकाल लेते हैं, काहे के लिए वही करिए तो भाई जरा देखो, अगर हम हटा देते हैं इसको, ठीक है, अब अगर हम ई निकाले हैं तो क्या आएगा, देखो भाई ई एक्स भी निकाल चुके, हम ई वाई भी निकाल चुके। ठीक है, ये हमारा क्या निकला था, ई वाई, और ये ई वाई बोलो या इसको, ठीक है देखते हैं। तो भाई ई की जो वैल्यू थी वो था अंडर रूट के अंदर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, तो ई एक्स और ई वाई की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, जो अभी देखी थी। तो भाई ई की जो वैल्यू रखेंगे तो देखो जरा क्या आएगा, ई इक्वल अंडर रूट के अंदर तक के लैम्डा अपॉन ए, ठीक है, और ई एक्स की वैल्यू क्या थी भाई, ई एक्स की वैल्यू थी साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करना, प्लस ई वाई की वैल्यू भी रख दो, क्या थी, के लैम्डा अपॉन ए, और ब्रैकेट के अंदर था कॉस फाई टू माइनस कॉस फाई वन का, इसका होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखो ये के लैम्डा अपॉन ए का स्क्वायर कॉमन लेके रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो देखो क्या बचेगा, ई इक्वल के लैम्डा अपॉन ए, इसको तो बाहर कर दो, अंडर रूट के अंदर देखो, अंडर रूट के अंदर आया साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू का होल स्क्वायर और प्लस कॉस फाई टू माइनस कॉस फाई वन का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर अगर हम खोल दें तो आएगा साइन स्क्वायर फाई वन प्लस साइन स्क्वायर फाई टू और प्लस टू साइन फाई वन साइन फाई टू, प्लस इसका अगर होल स्क्वायर खोल दें तो आएगा कॉस स्क्वायर फाई टू प्लस कॉस स्क्वायर फाई वन और माइनस का टू कॉस फाई वन कॉस फाई टू। ठीक है, अच्छा अब देखो साइन स्क्वायर फाई वन प्लस कॉस स्क्वायर फाई वन हो जाएगा, और साइन स्क्वायर फाई टू प्लस कॉस स्क्वायर फाई टू ये भी वन हो जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, तो ये और ये वन हो गया और ये दोनों मिलकर मतलब वन वन टू हो जाएगा, है ना, दो। तो देखो क्या आएगा, ई इक्वल टू आएगा के लैम्डा अपॉन ए और अंडर रूट के अंदर एक दो हो गया, दो आ गया, ठीक है। अच्छा बाकी देखो जरा इन दोनों से क्या, दो कॉमन ले लो, ठीक है, तो दो अगर कॉमन ले ले, काम करें माइनस का टू कॉमन ले ले, जिससे एक फॉर्मूला बन जाएगा, पता क्या, कॉस ए माइनस ए कॉस बी माइनस साइन साइन का। तो हम एक काम करते हैं माइनस का टू कॉमन ले लेते हैं, तो देखो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस फाई वन इंटू कॉस फाई टू और माइनस का हो जाएगा साइन फाई वन साइन फाई टू, ठीक है। तो और सिंपल हो जाएगा, फॉर्मूला बन गया भाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका होगा, कॉस ए प्लस बी का। तो ये आ गया है ना, तो कितना आ गया देखो, ई इक्वल टू आ गया के लैम्डा अपॉन ए, ठीक है, और अंडर रूट के अंदर दो कॉमन ले लो और ये लिख सकते हैं टू, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस फाई वन प्लस, ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। तो जो हमारे पास अगर कोई एक वायर है या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसके कारण अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो नेट वैल्यू होती है वो इतनी होती है कि लैम्डा अपॉन ए और अंडर रूट के अंदर टू
ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस φ1 प्लस φ2। φ1 और φ2 क्या है? φ1 φ2 क्या है? उस पॉइंट का सीधे लाइन मिला दो। जैसे मिला ना कि अगर ये लाइन वायर लिया हमने तो ये पॉइंट था, तो ये एंगल था φ1 और ये जो एंगल था ये φ2 था। मतलब उस पॉइंट का उस वायर से मिलाने वाली जो सीधी लाइन है, उस सीधी लाइन से, स्ट्रेट लाइन से वायर के दोनों एंड्स का जो एंगल है, एक एंड्स का φ1 है और एक एंड का एंगल क्या है? φ2 है। ठीक है। और लैम्डा इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी है और ए है वो जो सीधी स्ट्रेट जो डिस्टेंस है ना उस पॉइंट से वायर की, वो है। और एक के तो पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारा ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, थैंक यू फॉर